हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 19 और अध्याय का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं और फिर उनका निष्कासन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, फिर मूत्र निर्माण कैसे होता है वो जानेंगे, फिर वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, जो मूत्र नलिका होती है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं वो सभी जानेंगे। इसके अलावा फिर जानेंगे हम निस्यंद्र का सांद्रण करने की क्रिया विधि क्या होती है, फिर वृक्क क्रियाओं का नियमन, फिर मूत्रण, उसके बाद उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, और लास्ट में जानेंगे वृक्क विकृतियां यानी वृक्क के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है वो जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसे क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट इत्यादि का संचयन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि प्राणी अनेक सारी क्रियाओं द्वारा इन सभी पदार्थों का क्या करते हैं, संचयन करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। देखिए, ये संचयन तो करते हैं लेकिन फिर इनका यूज करने के बाद इनको उत्सर्जन करना यानी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। चाहे वो पूरा का पूरा निकाल दें या फिर थोड़ा सा निकालें, लेकिन निकालना आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों, साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप जानेंगे कि कैसे इन सब पदार्थों का निष्कासन होता है, विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्टों का कैसे निष्कासन होता है उसको जानेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल छोड़ दिया है, तो आप याद रखिए अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आवेश यानी टॉक्सिक है। अब देखिए इन तीनों में यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल में अमोनिया क्या होता है, सर्वाधिक आवेश यानी टॉक्सिक यानी सबसे ज्यादा जहरीला है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अमोनिया को निष्कासित करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा जल चाहिए। यूरिक अम्ल कम आवेश है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे यूरिक अम्ल सही लिखा है, वहां पे केवल यूरिक लिख दिया था। तो कह रहा है यूरिक अम्ल कम आवेश है, यानी जो सबसे ज्यादा क्या है, अमोनिया है, इससे कम विष वाला है यूरिक अम्ल, और इसको निष्कासित करने के लिए जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहेंगे। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अब देखिए आपको पता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है ज्यादा, और उसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं, यानी जो मछलियां हैं या फिर उभयचर हैं या फिर जो जल में रहने वाले कीट हैं, वो अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वहां जल की कमी होती नहीं है जलीय जीवों को। तो जल में क्या निकालते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह, मछलियों के क्लोम की सतह से विसरण द्वारा विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो खासियत क्या है अमोनिया का, कि यह अमोनियम आयन के रूप में आराम से यह घुलनशील होता है, और अमोनियम आयन के रूप में उनके कीटों के या फिर मछलियों की सतह से या फिर क्लोम यानी गिल से, गल्फर जिसे हम लोग कहते हैं, उससे विसरण प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी या फिर अमोनियोटैलिक कहते हैं। अब देखिए जो प्राणी अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनिया
उत्सर्जी या फिर अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उन जीवों को जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उनके लिए फायदा है कि उन्हें वृक्क की जरूरत नहीं पड़ती है। वृक्क यानी किडनी, बिना किडनी के ही वो उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए जो जीव स्थल पे रहते हैं इनके लिए तो जल की कमी है, तो ये अपने जल की हानि को बचाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थों को, मान लीजिए इस केस में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में, जैसे यूरिया है या फिर यूरिक अम्ल है, इसके रूप में उत्सर्जन करता है। ठीक है, स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। अब जो भी स्तनधारी है, उभयचर है या फिर जो समुद्र में रहने वाली मछलियां हैं वो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें यूरिया उत्सर्जी या फिर यूरियोटैलिक कहते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको वृक्क का जरूरत नहीं है। क्या होता है कि उपापचयी अभिक्रिया द्वारा जो अमोनिया बनता है उस अमोनिया को क्या करते हैं, ये यकृत की सहायता से यानी लीवर की सहायता से यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करने के बाद यूरिया में परिवर्तित करने के बाद ये उसको रक्त में छोड़ देता है, और वो रक्त क्या होता है, रक्त में छोड़ दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। और फिर उसमें वृक्क होते हैं, वृक्कों द्वारा क्या होता है, इसको छोड़ देता है। देखिए इसको रक्त को पहले भेज देता है किसमें, वृक्क में, वृक्क उसको क्या करते हैं, निस्यंदन करते हैं, उसको छानते हैं, फिर उसको उत्सर्जित कर देता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री यानी मैट्रिक्स के में अपेक्षित परासरण को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। अब देखिए भले ही वो उत्सर्जन तो करते हैं यूरिया के रूप में, लेकिन उनके परासरण को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उनके परासरणता को बनाए रखने के लिए पूरा यूरिया का निष्कासन नहीं होता है, कुछ यूरिया उसमें रह जाता है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी या फिर यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। अब देखिए जो सरीसृप हैं, पक्षी हैं या फिर घोंघे वगैरह हैं, कीट हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, और इसलिए इस तरह के जो जीव होते हैं इनको उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट को गोलिकाओं या फिर पेस्ट के रूप में, ये देखिए गोलिकाओं मतलब छोटे छोटे गोली के आकार जैसे, या फिर पेस्ट के रूप में, मैंने इसको आप अर्ध तरल कह सकते हैं, पेस्ट के रूप में, जैसे गीला पदार्थ के रूप में ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और इनको कहा जाता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी या फिर यूरिकोटेलिक। वास्तव में ये जो टॉयलेट करते हैं वो गीला होता है, उसी में अपना ये मूत्र भी त्याग कर देता है। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। तो देखिए जो जटिल प्राणी है यानी कशेरुकी हैं, बड़े जीव हैं, जैसे मानव हो गया या फिर गाय भैंस, ये सब हो गए, कुत्ता, इनमें क्या होता है, प्रॉपर वृक्क होता है, और वृक्क के माध्यम से ये यूरिक अम्ल के रूप में क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट को निकालते हैं, सॉरी यूरिक अम्ल नहीं, यूरिया के रूप में निकालते हैं। ठीक है, यूरिक अम्ल के रूप में तो ये सरीसृप, पक्षी और जो घोंघे होते हैं ये निकालते हैं। इन संरचनाओं में प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। अब देखिए वृक्क में प्रमुख क्या क्या है, आदि वृक्क या फिर जिसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, ज्वाला कोशिकाएं, ये नेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया को ही ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। वास्तव में ये ज्वाला कोशिकाएं का मतलब ये नहीं है कि जलती हैं,
बल्कि ज्वाला के जैसी होती है, इसलिए इन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थिस, रोटिफर, कुछ एनेलिड। अब रोटिफर किस में होता है? एनेलिड में होता है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थिस में क्या होता है? ज्वाला कोशिकाएं होती है। सिफेलोकार्डेटा आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाया जाता है। तो ये देखिए, जो आधी ब्रिक है यानी प्रोटोनेफ्रेडिया है, या फिर इसे ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, वो चपटे कृमि में पाए जाते हैं, या फिर रोटिफर या एनलिडा में भी पाया जाता है, या फिर सिर्फ सेफेलोकार्डेटा में भी यही पाया जाता है। आदि ब्रिकक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे प्रासरण नियम से संबंधित है, ठीक है। तो ये आयनों और द्रव के वो आयतन किस तरह से और उसका नियमन किस प्रकार होता है, इससे संबंधित होता है, और उसी हिसाब से उसका निष्कासन होता है। केंचुए व अन्य एनिलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग ब्रिकक पाए जाते हैं। ब्रिकक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो केंचुआ और एनिलिडा में क्या होता है? ब्रिकक पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जित करने में और द्रवों तथा आयनों को संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। दूसरा है तिलचट्टों यानी कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जन अंग के रूप में मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और मेलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन और प्रासरण नियमन में मदद करती है। तो ठीक है, जो कीट है, मतलब जैसे तिलचट्टा टाइप के जो प्राणी हैं ऑर्थोपोडा वाले, उनमें क्या होता है? मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। क्या? मेलपीगी। और ये क्या करती है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन करती है। झींगा, जिसे प्रॉन भी कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियाई प्राणी में श्रृंगिकाएं ग्रंथिकाएं, श्रृंगिक ग्रंथिकाएं मतलब वो आपको देखने में लगेगा कि श्रृंगार का अंग है, लेकिन श्रृंगार नहीं, वो श्रृंगार के जैसा दिखता है, मतलब शोभने वाला अंग, इसलिए उसको श्रृंगिक ग्रंथिकाएं कहते हैं। लेकिन वो श्रृंगार के जैसे दिखती हैं, लेकिन वो श्रृंगार के अंग नहीं, वो क्या है? ग्रंथियां हैं। तो श्रृंगिक ग्रंथियों या फिर हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती है। तो ये था उत्सर्जन कैसे कैसे होता है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, बनावट क्या है, और फिर ये कैसे कार्य करता है। मुझे उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।